हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टेक्नो चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में बंधन बैंक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कंप्लीटली चीजों को समझ रहे होंगे कि लास्ट क्वार्टर में नेट प्रॉफिट में इतनी गिरावट क्यों आई, साथ ही साथ अभी आने वाले क्वार्टर के जो रिजल्ट आने वाले हैं वहां पर क्या इंप्रूवमेंट हम लोगों को देखने को मिल सकता है, क्या स्टॉक प्राइस यहां से और अच्छी कंडीशन में जा सकता है या फिर दोबारा से ये जो है 100 रुपीज के आसपास नजर आएगा। कंप्लीटली चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले फंडामेंटली चीजों को समझ रहे होंगे, उसके बाद में हम लोग चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। बेसिकली यहां पर कैंडलस्टिक चार्ट हम लोगों को क्या इंडिकेशन देने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बंधन बैंक को स्क्रीनर पर थोड़ा सा समझते हैं कि वहां पर बेसिकली चीजें आप लोगों की क्या चल रही हैं। यहां पर यदि हम लोग बंधन बैंक की बात करें 164 रुपीज के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। यदि इसके मार्केट कैप की हम बात करें 26,000 के आसपास है। यहां पर समझिएगा इसका स्टॉक का जो पी है वो 10.7 का पी है। यदि हम लोग इसी के पी से इसको कंपेयर करें, मैक्सिमम यदि मीडियम पी की बात करने लगे तो इसका जो मीडियम पी है वो 19.3 के आसपास है। वहां से लगभग हाफ के पी पर ये ट्रेड कर रहा है। यदि हम लोग लास्ट 5 ईयर का मीडियम पी भी देखने लगे तो 15 का पी नजर आता है और ये जो अभी जो है 10.7 के पी पर ट्रेड कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन हम लोगों को नजर आता है। उसके अलावा गाइस, यदि हम लोग अदर बैंक के पी से इसको कंपेयर करें तो यहां पर देखोगे अदर बैंक का पी एचडीएफसी बैंक का 20 का, आईसीआईसी का 19.95 का है। देन यहां पर यदि हम लोग बंधन बैंक की बात करें तो 10.67 का पी नजर आता है, जो कि एक ठीक ठाक पी हम लोगों को नजर आता है। बात आती है क्वार्टरली रिजल्ट की। यहां पर देखिएगा यदि हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट में इसके रेवेन्यू की बात करने लगे तो डेफिनेटली रेवेन्यू यहां पर लगातार आप लोग देखोगे ग्रो करता जा रहा है। यहां पर भी लास्ट क्वार्टर में जो हमारा रेवेन्यू था वो 5,479 करोड़ के आसपास था। वहीं सितंबर 2024 में यदि हम लोग देखें 5500 करोड़ का रेवेन्यू था, यानी कि सिमिलर नजर आता है। साथ ही साथ इंटरेस्ट इनकम की बात करें, यहां पर आप लोगों को बढ़ोतरी नजर आती है, लेकिन प्रॉब्लम आती है इसके एक्सपेंसेस में कि कहीं ना कहीं इसके सितंबर 2024 में इसके जो खर्चे थे वो 2294 करोड़ के थे और अचानक से इसके खर्चे 3281 करोड़ कैसे हुए, और इसी वजह से इसका फाइनेंसिंग प्रॉफिट मार्जिन डेफिनेटली यहां पर जो है नेगेटिव चला गया। और यहां पर नेट प्रॉफिट की बात करें वो 937 करोड़ से घट के 426 करोड़ हो गया और इसकी वजह से प्राइस में भी डेफिनेटली गिरावट नजर आई। तो यहां पर सबसे पहले हमको इसी चीज को समझना होगा कि यहां पर जो गिरावट हमारी आई थी नेट प्रॉफिट में, यानी कि खर्चे बढ़े थे, वो किस वजह से बढ़े। क्योंकि हमारा रेवेन्यू तो ठीक ठाक नजर आ रहा है, बाकी सारी चीजें ठीक ठाक नजर आ रही है, लेकिन एक्सपेंसेस यहां पे काफी ज्यादा बढ़ने की वजह से कहीं ना कहीं नेट प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट आया। तो इसको थोड़ा सा चीजों को समझते हैं। अब गाइस देखिए, यदि हम लोग इसको पिछले क्वार्टर से बेसिकली कंपेयर करें तो यहां पर ईसॉप का खर्चा जो है 165 करोड़ इस बार जो है डेफिनेटली नया बढ़ते हुए नजर आया, बिकॉज आरबीआई की गाइडलाइन आई थी जिसकी वजह से। यहां पर अदर ऑपरेशनल खर्चे की बात करें, रेंट, आईटी, डिप्रिसिएशन वगैरह, इसका जो डिफरेंस नजर आता है पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में कहीं ना कहीं 70 से 80 करोड़ का खर्चा हमारा बढ़ते हुए नजर आया। जो सबसे ज्यादा खर्चा बेसिकली बढ़ा हुआ है वो प्रोविजनिंग का एक्स्ट्रा खर्चा यहां पे कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ है। जो पिछले क्वार्टर में इन्होंने जो प्रोविजन रखा था वो समवेयर अराउंड 600 करोड़ के आसपास था, वहीं पर इस क्वार्टर में 1300 करोड़ के आसपास कहीं ना कहीं प्रोविजन इन्होंने रखा है। अदर छोटे मोटे जो फैक्टर हैं उसका 20-30 करोड़ का आसपास है। इस वजह से यहां पे जो है काफी ज्यादा हम लोगों को अंतर नजर आया। जैसे कि यहां पर आप लोग देख सकते हो प्रोविजन या अदर देन टैक्स को आप लोग यहां पर देखोगे, पिछले क्वार्टर में ये 600 करोड़ के आसपास था, वहीं पर ये 1300 करोड़ के आसपास हुआ। तो यहां पे एक ड्रास्टिकली जो खर्चा है वो कहीं ना कहीं हमारे को नजर आता है। अब यहां पे प्रोविजन की यदि हम लोग बात करें तो प्रोविजन एकदम से कंपनी का ऐसा नहीं है कि पैसा कहीं पर चला गया। जो भी लोन इन्होंने दिए थे, इनको लग रहा है कि जो लोन हमारे डिफॉल्ट हो सकते हैं उसके एवज में इन्होंने कहीं ना कहीं प्रोविजन रखा हुआ है। हो सकता है उनमें से कुछ लोन रिकवरी भी आ जाए। तो ये बेसिकली इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक ठाक है, कोई भी इशू की बात नहीं है। ये बेसिकली एक्चुअल खर्चा नहीं है, लेकिन इन्होंने लग रहा है कि कोई लोन डिफॉल्ट हो सकता है, उसके अगेंस्ट में इन्होंने पहले से प्रोविजन बनाया हुआ है। तो यहां पे जो मेजर हम लोगों को रिस्क नजर आ रही थी, सर इतना ज्यादा प्रॉफिट कैसे कम हो गया, वो आप लोगों को आई होप चीजें जो है बेहतर तरीके से क्लियर हो गई होंगी। अब यहां पे हम लोग नेक्स्ट कुछ चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली आगे हम लोगों को क्या चीजें नजर आ रही हैं और उस चीज को भी हम लोग यहां पे समझ लेते हैं। यदि गाइस हम लोग बाकी की चीजें यहां पर देखने लगे तो हम लोगों का ग्रॉस एनपीए की बात करें तो पिछले क्वार्टर में ये 4.68 था, वही सिमिलर था। नेट एनपीए में डेफिनेटली 1.29 से गिरावट होकर 1.28 के आसपास आई थी। एंड यहां पर आप लोग देखोगे ये जो है ठीक ठाक नजर आता है हम लोगों को। 1.28, 1.11 भी हुआ था, 1.55 हुआ था। देन यहां पर जो है सितंबर 2024
में 1.29 हुआ। देन यहाँ पर आप लोग देखोगे दिसंबर 2024 में ये जो 1.28% नजर आया। अब यहाँ पे सिमिलर हम लोग प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखें, रेवेन्यू ठीक ठाक हम लोगों को हाईएस्ट एवर नजर आ रहा है, इंटरेस्ट वगैरह ये सारी चीजें बढ़िया नजर आ रही है। नेट प्रॉफिट में यहाँ पर देखोगे इसी जो है यहाँ पर भी हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट हम लोगों को नजर आ रहा है, कोई भी इशू नजर नहीं आ रहा। बैलेंस शीट की बात करें, यहाँ पर रिजर्व आप लोग देखोगे हाईएस्ट एवर है। बाकी सारी चीजें यहाँ पे कहीं ना कहीं ठीक ठाक हम लोगों को नजर आ रही है। साथ ही साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न को हम लोग देखने लगे, प्रमोटर के पास में 39.98% शेयर होल्डिंग है, वहीं पर एफआईआई यहाँ पे 22.73% की शेयर होल्डिंग लेके रखे हैं, जो कि लास्ट क्वार्टर से यहाँ पर इन्होंने डेफिनेटली इंक्रीज करी थी। डीआईआई की बात करें, यहाँ पर देखोगे इन्होंने भी अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करी थी। साथ ही साथ पब्लिक की बात करें, यहाँ पर पब्लिक के पास से क्वार्टरली यहाँ पे देखोगे तो होल्डिंग जो है कहीं ना कहीं डिक्रीज हुई है। दिसंबर 2024 में 21.2932% होल्डिंग थी, वहीं पर मार्च 2025 में आप लोगों को देखने को मिल रही है कि 20.86% कहीं ना कहीं होल्डिंग यहाँ पे नजर आ रही है। तो पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे डिक्रीज होते हुए नजर आई है और मैक्सिमम जो मेजॉरिटी ऑफ होल्डिंग है वो कहीं ना कहीं बिग हैंड के हाथ में नजर आती है। तो हम लोगों को एक सिक्योरिटी डेफिनेटली नजर आती है। तो हमने ब्रॉडली यदि ऊपर ऊपर यहाँ पर चीजों को समझा और देखा तो यहाँ से हम लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नजर नहीं आती है। बैंक में ऑपरेशन बहुत अच्छे चल रहे हैं, प्रॉफिट में बैंक है, प्रॉफिट बढ़िया निकाल रहा है, रेवेन्यू बेसिकली बढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें हम लोगों को कहीं ना कहीं ठीक ठाक नजर आती हैं। अब हम लोग चार्ट के ऊपर चलते हैं, वहां पर चीजों को बेसिकली समझते हैं कि वहां चीजें क्या नजर आ रही है, वहां पर क्या कुछ चार्ट बेसिकली बोल रहा है। तो गाइस यदि हम लोग चार्ट की बात करने लगे तो ऑलरेडी हम लोगों ने इस बैंक के ऊपर पहले ही डिस्कशन किया हुआ है, इसकी कंप्लीटली हिस्ट्री को समझा हुआ है कि बेसिकली इतना डाउनफॉल बैंक में क्यों आया, क्या वो रीजंस रहे, कैसे कोविड में इसके ऊपर इंपैक्ट आया, कैसे ईएसएमई जो हमारे छोटे बिजनेस होते हैं या स्मॉल जो लोन होते हैं उनको ये बेसिकली लोन देते हैं। तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी समझ चुके थे पिछली वीडियो में, लेकिन यहां पर हम लोग थोड़ा सा टेक्निकली डिस्कस करते हैं कि अभी बेसिकली प्राइस क्या बिहेव कर रहा है और आगे क्या प्रोबेबिलिटी हम लोगों को नजर आती है। यहां पर यदि हम लोग थोड़ा सा चार्ट को देखने लगे, हमको क्लियरली नजर आ रहा है कि जो प्राइस है, प्राइस बेसिकली कहीं ना कहीं इस तरीके से डाउन ट्रेंड में हम लोगों को नजर आ रहा है और ये डाउन ट्रेंड यहां पे एक चैनल के रूप में आप लोग क्लियरली देख पा रहे हो। यहां पे आपको नजर आएगा कि ये देखोगे यहां इसने रेजिस्टेंस लिया, देन यहां पर इसने सपोर्ट लेते हुए फिर से यहां पर रेजिस्टेंस लिया, यहां इसने फिर से सपोर्ट लिया, यहां इसने फिर रेजिस्टेंस लिया एंड यहां पर फिर से सपोर्ट के पास आया, यहां पर इसने फिर रेजिस्टेंस लिया एंड यहां सपोर्ट लेके अभी कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर की तरफ कहीं ना कहीं प्राइस जाते हुए हम लोगों को नजर आ रहा है। अब गाइस यहां पे थोड़ा सा चीजों को समझिएगा, मैं थोड़ा सा यहां पे ड्राइंग को रिमूव करता हूं जिससे कि आप बेहतर तरीके से समझ सको। देखिए जब भी इस टाइप का डाउनवर्ड चैनल बनता है वहां पर चांसेस क्या होते हैं, प्राइस किस प्रकार बिहेव करता है, प्राइस बिहेव करता है कि ये चैनल धीरे धीरे कहीं ना कहीं नैरो होता जाए, देन उसके बाद में हम लोगों को ब्रेकआउट मिलता है और इसके जो टारगेट्स होते हैं बेसिकली कहीं ना कहीं ऊपर लेवल के टारगेट हम लोगों को मिलने के चांसेस होते हैं, जिसका जो फाइनल टारगेट है वो 428 रुपीस के आसपास है। लेकिन क्या अभी ब्रेकआउट मिल चुका है? बिल्कुल नहीं, अभी हम लोगों को ब्रेकआउट नहीं मिला है। इसमें देखो दो जगह पर एंट्री के चांसेस काफी ज्यादा थे। एक तो जब ये कहीं ना कहीं बॉटम के आसपास आता है, इस सपोर्ट के आसपास, वहां पर बेसिकली एंट्री बनाई जा सकती है, या फिर जैसे ही यहां पे ये ब्रेकआउट मिलता है, ब्रेकआउट के बाद में कहीं ना कहीं ये फर्स्ट रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है जो कि समवेयर अराउंड यहां पर 200 के आसपास है, जहां से एक स्ट्रॉन्ग मूव आने के काफी ज्यादा चांसेस नजर आते हैं यदि हम लोग टेक्निकली देखें। लेकिन यहां पर कुछ अदर चीजों को समझना भी बेहद जरूरी है कि प्राइस इससे पहले कहां मूव करके गया है और उसने किस तरीके का बिहेव किया है, वहां से भी हम लोग चीजों को समझ सकते हैं। देखिए यहां पर प्राइस बेसिकली आया, उस समय मैंने क्लियरली आप लोगों को मेंशन किया था जब ये लेवल के आसपास प्राइस था वहां पर क्या चांसेस था कि यहां से ये प्राइस यहां पे ऑलरेडी इस लो को टच कर चुका है। अभी यहां पे जब प्राइस आया तो इसके चांसेस हाई थे कि कहीं ना कहीं प्राइस जो है इस लो को भी टच करे, क्योंकि यहां पर यदि यहां से जा रहा है तो जो भी लोगों ने इधर के आसपास बाइंग करी है कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली वो लोग एसएल कहां पर प्लेस करते हैं, इस स्विंग के आसपास कहीं ना कहीं प्लेस होगा। तो हमेशा जो स्टॉक है वो ट्राई करता है कि जो भी रिटेलर्स हैं या जो वीक हैंड है उनको कहीं ना कहीं बाहर किया जा सके। तो बाहर कैसे किया जा सकेगा कि स्टॉक प्राइस एक लो लगाएगा, लो लगाने के बाद में धीरे से ऊपर जाने का ट्राई करेगा, वहां पर लोग बाग कहीं ना कहीं उसको पिक करने का ट्राई करेंगे, देन स्टॉक प्राइस और धीरे धीरे कंसोलिडेशन करके टाइम ट्रेवल करके कहीं ना कहीं नीचे की तरफ आता है और फिर जो लास्ट स्विंग होता है
उसके नीचे कहीं ना कहीं डिप देने का ट्राई करता है। तो अभी क्या था, यहां पर जब इसने यहां पे डिप दिया था तो चांसेस थे कि यहां से हम लोगों को ब्रेकआउट मिले, लेकिन यहां पर भी स्टॉक ने बेसिकली ब्रेकआउट नहीं दिया इस लेवल के आसपास जिसका प्राइस 220 के आसपास था। देन वहां से क्या हुआ, स्टॉक प्राइस और नीचे आया, उसने इस स्विंग को काटा और इस स्विंग को काटने के बाद भी उसने ये फाइनल स्विंग को भी क्रॉस कर दिया। और फाइनल स्विंग को क्रॉस करने के बाद में आप लोग देख सकते हो कि यहां पर अगेन सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद में यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है कि स्टॉक प्राइस बहुत ही अच्छा पैटर्न बनाते हुए कहीं ना कहीं ऊपर निकलते हुए नजर आया, जो कि आप लोग यहां पर बेसिकली क्लियरली देख पा रहे हो। यदि आप इसको प्रॉपरली ड्रॉ करते हो तो यहां पर आपको क्या चीज नजर आएगी, यहां पर क्लियरली नजर आ रहा है कि स्टॉक ने एक कप बनाया, कप बना के एक हैंडल बनाया, फिर से एक और हैंडल बनाया, यहां पर ब्रेकआउट दिया एंड अभी जो है कहीं ना कहीं ब्रेकआउट देते हुए स्टॉक प्राइस ऊपर नजर आ रहा है। यदि हम लोग इसके छोटे से टारगेट की बात करने लगे, क्या यहां पे इसका टारगेट बेसिकली अचीव हो गया है, ये छोटा सा कप विद हैंडल पैटर्न हमारा बना के जो कि इंडिकेशन क्लियरली देके गया है। तो अभी आप देखोगे यहां पर हमारा जो है कहीं ना कहीं टारगेट पेंडिंग है, लेकिन ये केवल इंडिकेशन है। यहां से चांसेस है, चूंकि ये ऑलरेडी यहां जो सबसे नीचे का स्विंग है उसके नीचे आके जा चुका है, तो चांसेस है कि यहां से भी हमको ब्रेकआउट मिल सके। तो यहां पर यदि हम लोग देखने लगे, फॉर एग्जांपल यदि ये इसको रिटेस्ट करता है या थोड़ा और नीचे आता है, यदि हम वहां पर एंट्री बनाते हैं तो हमारा बेसिकली रिस्क यहां पे क्या होगा, यदि समवेयर अराउंड इस लेवल के आसपास मिलता है तो कहीं ना कहीं 20% के आसपास और फिर से ये नीचे आने के चांसेस रहे, लेकिन काफी कम चांसेस है, क्योंकि यहां से ऑलरेडी ये डाउन आ चुका है। यहां पर फिर से जो है कहीं ना कहीं जो लास्ट स्विंग है उसके नीचे जाके ऑलरेडी ऊपर गया है, तो इसके ज्यादा चांसेस है कि कहीं ना कहीं ऊपर निकल जाए। यदि आप सेफ एंट्री लेना चाहते हो तो कहीं ना कहीं ये जो है इस लेवल के आसपास आता है, यहां पर ब्रेकआउट मिल जाता है, उसके बाद में कहीं ना कहीं ऊपर जाने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे और हमारा जो फाइनल टारगेट है उसके लिए आप लॉन्ग टाइम के लिए डेफिनेटली होल्ड कर सकते हो। यदि हम लोग इसके फाइनल टारगेट को इस लेवल से देखने लगे तो यहां से आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 160% के आसपास के गेन्स नजर आते हैं। मैं बोलता हूं कि 160% के गेन हम लोगों को यदि 3 ईयर में भी मिलते हैं, 2 ईयर में भी मिलते हैं, तो कोई भी बुरे रिटर्न यहां पे डेफिनेटली नहीं है। और यहां पे चांसेस है कि ये काफी जल्दी जैसे ही निकलना चालू करेगा स्टॉक प्राइस, वहां से काफी जल्दी बेसिकली ये टारगेट दे सकता है। सो मुझे उम्मीद है कि ऑल इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई होगी, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने समझा कि क्या चीजें बेसिकली चार्ट के ऊपर चल रही हैं, क्या यहां पे ऑपरेटर गेम चल रहा है, किस प्रकार नीचे लाया गया, सारी शिफ्टिंग धीरे धीरे कहीं ना कहीं अच्छी तरह गुड साउंड्स की तरफ कहीं ना कहीं होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक प्राइस अपने टॉप से काफी ज्यादा डाउन है। वहां पर इस टाइप के पैटर्न्स या ब्रेकआउट के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे चैनल हमारा नीचे की तरफ नैरो होता जाएगा वैसे वैसे हमारे चांसेस ब्रेकआउट के उतने ज्यादा इंक्रीज होते जाएंगे। यदि आप क्विकली रिटर्न्स या फिर सेफ प्ले करते हो तो डेफिनेटली ब्रेकआउट का वेट कर सकते हो। मैं यदि अपनी बताऊं, ऑलरेडी बंधन बैंक काफी टाइम से मेरी होल्डिंग में है, जैसा कि मैंने बताया कि ऑलरेडी इससे पहले भी मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाया था जहां पर मैंने आपको क्लियर किया था कि बंधन बैंक मेरी होल्डिंग में ऑलरेडी अवेलेबल है। मुझे उम्मीद है कि ऑल इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई होगी। आप नेक्स्ट वीडियो किस स्टॉक के ऊपर चाहते हो मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। साथ ही साथ यदि वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली हो और वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक थम्स अप करके आप मेरा मनोबल बढ़ा सकते हैं इस टाइप की वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।